नमस्कार दोस्तों। हिस्ट्री हब 2.0 बाय सुनील सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में आज एक बार फिर मैं मुगल काल से एक प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए वीडियो देखने के लिए लगातार बने रहें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज की इस प्रश्नोत्तरी का पहला सवाल है कि किस शासक के काल में कंधार मुगलों के हाथों से निकल गया? कि कब मुगलों से कंधार छीन लिया गया? अकबर द्वितीय के समय, जहांगीर के समय, शाहजहां के समय या औरंगजेब के समय? हाँ जी, इसका सही आंसर क्या रहेगा? कमेंट करके साथ के साथ आंसर देते रहे। तो जो कंधार है ना, ये जहांगीर के समय मुगलों के हाथों से क्या है, निकल गया था। क्योंकि कंधार भारत का सिंह द्वार कहलाता है। भारत का सिंह द्वार, भारत का सिंह द्वार कहा जाता है किसे? कंधार को। तो इसी कंधार को मुगलों के हाथों, या हम कहें कि मुगलों के हाथ या मुगलों के हाथों से कंधार निकल गया था। तो मुगलों के हाथों से जो कंधार निकला था वो निकला था 1622 ईस्वी में। पारस का एक राजा था, पारस राजा अब्बास प्रथम। इस अब्बास प्रथम के द्वारा 1622 में जहांगीर के समय कंधार को मुगलों से क्या कर लिया गया था? छीन लिया गया था या मुगलों से जीत लिया गया था। तो याद रहे, कंधार भारत का क्या है? सिंह द्वार है और मुगलों के हाथों से निकला था। उसमें शासक कौन था? जहांगीर। कौन था? जहांगीर। 1622 की कहानी है और जीतने वाला कौन था? राजा अब्बास प्रथम। कहां का? पारस का राजा था भी। तो याद रहे, पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? 2 नंबर। हाँ जी। नेक्स्ट, अगला 2 नंबर क्वेश्चन देखिए भी। 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न मुगल अधिकारियों को उनके विभाग के साथ सुमेलित कीजिए। गोतेदार, परगने का खजांची, बख्शी सूबे का न्यायिक अधिकारी, कारकुन परगने का रिकॉर्ड रखने वाला, वित्त सरकार में सुरक्षा अधिकारी। हाँ जी, बताइए भी सही। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फौजदार जो है वो परगने का खजांची ही होता है। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है इनकी। बख्शी सूबे का न्यायिक अधिकारी नहीं, ये नहीं होता है, ये न्यायिक अधिकारी नहीं होता है। कारकुन परगने का रिकॉर्ड रखने वाला, बिल्कुल ये भी सही बात है इनकी। और वित्त सरकार में सुरक्षा अधिकारी, ये भी क्या है? गलत है। अर्थात 1 और 3 दो ही ऑप्शन क्या है? सही है। तो बख्शी जो है ना, ये सूबे का न्यायिक अधिकारी नहीं होता है, ये सूबे का सेना अधिकारी होता है। सूबे का क्या होता है? सेना अधिकारी होता है। क्योंकि हमने देखा था कि अकबर ने 1580 तक आते आते अपने पूरे क्षेत्र को 12 सूबों में क्या कर दिया था? विभाजित कर दिया था। तो बख्शी जो है ना, वो सूबे का क्या है? सेना अधिकारी है। सूबे का क्या है? सेना अधिकारी है। और वित्त जो है ना, ये सरकार में सुरक्षा अधिकारी नहीं था। सरकार कह दो या जिला कह दो, जिला लिपिक हुआ करता था। ये विदिक्ची जो है ना, वो क्या होता था? जिला लिपिक। तो सही क्या है? इसमें दो ही है, बख्शी सही नहीं है और विदिक्स भी क्या है? इसमें सही नहीं है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3, ये दो इसका क्या रहेंगे? आंसर रहेंगे। और इन दोनों का भी ध्यान रखना भी, बख्शी जो है वो सूबे का क्या है? सेना अधिकारी होता है और विदिक्ची जो है वो क्या है? जिला लिपिक कहलाता है, जबकि ना कि वो सरकार का सुरक्षा अधिकारी कहलाता है। तो ध्यान रहेगा भी। हाँ जी, इसका सही आंसर हो जाएगा सर 3 नंबर। कितना? 3 नंबर है। 1 और 3 क्या थे? सही थे इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में महिला दासियों की कितनी श्रेणियां थी? मुगल काल में महिला दास जो थी, उनकी श्रेणियां कितनी थी? 1, 2, 3 या 4? तो इसमें जो सही आंसर है वो है 2। 2 प्रकार की क्या है? महिला दासियों का वर्णन हमें मिलता है। कहां? मुगल काल में। कहां से? मुगल काल से। तो सही आंसर क्या रहेगा? 2। हाँ जी। नेक्स्ट,
फोर्थ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है भी, मुगल काल में सुगंधित तेल के केंद्र थे। सुगंधित तेल के केंद्र कौन कौन से हैं? आगरा, जौनपुर, गाजीपुर, बिदर। हाँ जी, बताइए सही आंसर क्या रहेगा इसका? इसका सही आंसर कमेंट करके बताते रहे साथ के साथ। तो इसका सही आंसर रहेगा आगरा, जौनपुर और गाजीपुर। ये तीन मुगल काल के समय सुगंधित तेल के क्या थे? क्षेत्र थे। बिदर नहीं था भी इसमें। कौन सा नहीं था? बिदर नहीं था। तो सही आंसर काम करेगा 3 नंबर, 1, 2 और 3। तो तीनों के तीनों क्षेत्र कौन से हैं? सुगंधित तेल के हैं। बिदर इसमें शामिल नहीं है। कब की बात है ये? मुगल काल के समय की बात है। तो सही आंसर क्या रहेगा? 3 नंबर, 1, 2 और 3। हाँ जी, नेक्स्ट अगला 5वां क्वेश्चन। हाँ जी, ये देखिए भी, ये देखो परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है भी। यहां से प्रश्न निकल जाएगा, वापस रिपीट हो जाएगा कहीं ना कहीं। इसलिए वीडियो से बने रहें, देखते रहें, क्लास को शेयर भी करते रहें और सब्सक्राइब करना भी न भूलें साथ के साथ। निम्नलिखित में से कौन से लेखक मुगल काल से संबंधित हैं? ये 4 हमें राइटर दिए गए हैं, ये मुगल काल से संबंधित हैं या नहीं, ये बात हमें बतानी है। अब्दुल हमीद लाहौरी, अबुल फजल, जगन्नाथ पंडित और फैजी। तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो ये चारों के चारों ही मुगल काल से संबंधित हैं। किनसे संबंधित हैं? ये चारों के चारों मुगल काल से संबंधित हैं भी। अबुल फजल, फैजी, अब्दुल हमीद लाहौरी और जगन्नाथ पंडित। ये चारों के चारों, मतलब ऑप्शन कौन सा काम कर रहा है? फोर्थ, 1, 2, 3, 4। ये चारों के चारों मुगल काल से संबंधित हैं भी। ये जो दोनों हैं, ये दोनों के दोनों शाहजहां के समय के हैं। ये किसके समकालीन है? शाहजहां के समकालीन है। अब्दुल हमीद लाहौरी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था पातशाहनामा। पातशाहनामा। इस पातशाहनामा का जो अंतिम भाग है वो पूरा किया था मोहम्मद वारिस ने। किसने पूरा किया था? मोहम्मद वारिस के द्वारा पूरा किया गया था। तो याद रहे, अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के समकालीन था। पातशाहनामा इनका ग्रंथ था जिसका अंतिम भाग मोहम्मद वारिस के द्वारा, या हम कहें कि इस ग्रंथ को पूरा करने का काम मोहम्मद वारिस के द्वारा किया गया था। तो जगन्नाथ पंडित, इनकी पुस्तक है गंगाधर या गंगाधर लहरी, सॉरी, गंगाधर लहरी। ये इनकी क्या है? रचना है। किनकी? गंगाधर की। ये भी किनके समकालीन है? शाहजहां के ही समकालीन है। और इधर वाले दोनों अकबर के समकालीन है। ठीक है भी। ये अकबर के दरबार का मुख्य लेखक था। कौन? अबुल फजल। कौन? अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा पुस्तक लिखी गई जिसे हम इतिहास में अकबरनामा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अकबरनामा के नाम से जानते हैं। इसी अकबरनामा पुस्तक का तीसरा भाग है जिसे हम इतिहास में आइन ए अकबरी के नाम से पढ़ते हैं। आइन ए अकबरी के नाम से पढ़ते हैं। अकबरनामा से ज्यादा तो हम आइन ए अकबरी के नाम से इसे जानते हैं। तो तीसरा जो भाग है वो काफी इतिहास में क्या है? पॉपुलर रहा है। किसका? अबुल फजल का। तो इसी अकबरनामे का अंग्रेजी अनुवाद हमसे कोई पूछ ले कि सर इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था हेनरी बेवरेज ने। किसने किया था? हेनरी बेवरेज के द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में क्या है? अनुवाद किया गया था। फिर एक और दार्शनिक है मोरलैंड। मोरलैंड क्या कहता है अकबरनामा के बारे में कि मुगल काल के आर्थिक इतिहास की अगर हमें जानकारी चाहिए तो उस आर्थिक इतिहास के संग्रहण का अगर कोई मुख्य स्रोत है तो वो अकबरनामा ही है। कौन सा है? अकबरनामा ही है। तो ये बात किसने कही थी? मोरलैंड ने। ठीक है। फेजी अबुल फजल का भाई है। अबुल फजल का क्या है? ये भाई है। कौन? फेजी। ठीक है।
फेजी अकबर के दरबार का राजकवि है। ठीक है, अकबर ने अपने समय के दौरान एक विभाग बनाया था जिसका नाम था अनुवाद विभाग। अर्थात किसी भी ग्रंथ का या किसी भी चीज का जब अनुवाद करने की बात थी तो अनुवाद विभाग की स्थापना की गई और उसी अनुवाद विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? फेजी को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? फेजी को बनाया गया था। तो याद रहेगा, फेजी अबुल फजल का क्या है? भाई है, और अकबर का क्या है? राजकवि है। और इसी फेजी के द्वारा या यही फेजी अनुवाद विभाग का भी क्या रहा है? अध्यक्ष रहा है। याद रहेगा भी हमें। तो देख लो, एक ही क्वेश्चन में काफी क्वेश्चन रहते हैं। एक तो ये कि अब्दुल हमीद लाहौरी का ग्रंथ ही पूछ ले, पातशाहनामा पूरा किसने किया? मोहम्मद वारिस ने किया है सर। जगन्नाथ पंडित की पुस्तक की रचनाएं पूछ ले डायरेक्ट ही सीधा, सुमेलित करने के अंदर हमसे। अब्दुल फजल ये अंग्रेजी अनुवाद पूछ ले अकबरनामे का, या हम कहें आईने अकबरी, या मोरलैंड ने जो बात कही कि मुगल इतिहास के आर्थिक स्थिति की या आर्थिक इतिहास की जानकारी का अगर कोई मुख्य स्रोत है तो वो अकबरनामा ही है। और फेजी राजकवि और अनुवाद विभाग का क्या था? अध्यक्ष था। तो मुगल काल के ये चारों के चारों क्या है? संबंधित माने जाते हैं। तो याद रहेगा, चौथा जो आंसर है वो क्या है? इसमें काम करेगा 1 2 3 4। हाँ जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल काल में मुद्दती तथा दर्शनी थे। इन्होंने पूछा है मुद्दती व दर्शनी क्या थे? मुद्रा के प्रकार, हुंडी के प्रकार, भूमि के प्रकार, वस्त्रों के प्रकार। हाँ जी, कमेंट करके बताते रहे, साथ के साथ आंसर देते रहे क्वेश्चन का, तो ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। आपको भी याद रहेंगे और आगे की क्लास के लिए हमें भी वहां से प्रोत्साहन मिलता है भी। हाँ, बच्चे देख रहे हैं तो क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। तो मुगल काल में मुद्दती तथा दर्शनी जो है ना, ये हुंडी के प्रकार हैं। कैसे हैं ये? हुंडी के प्रकार बताए जाते हैं। तो याद रहे, मुगल काल में मुद्दती तथा दर्शनी जो है वो क्या है? हुंडी के प्रकार है भी यहां। हाँ जी, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में अवस्थित नहीं है? बताइए भी। पंचमहल, जहांगीरी महल, जोधाबाई महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी। बताइए, जो फतेहपुर सीकरी में अवस्थित मतलब वहां नहीं बना है वो बताना है हमें, कौन सा नहीं है इसमें। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो है 2 नंबर, जहांगीरी महल है ना, ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है भी। तो सर कहां है? फतेहपुर जो सीकरी है के अंदर ये तीनों ही है, पंचमहल भी है, जोधाबाई का महल भी है और तुर्की सुल्ताना की कोठी भी फतेहपुर सीकरी में ही बनी हुई है। लेकिन जहांगीरी महल जो है ना, ये आगरा में बना हुआ है। आगरा का महल है ना, ये आगरा का किला है, उसमें बना हुआ है। आगरा के किले में बना हुआ कौन सा महल है? जहांगीरी महल अभी। तो ये आगरा में अवस्थित है। कौन सा? जहांगीरी महल। जहांगीरी महल जो है ना, ये ग्वालियर में मानसिंह महल या मानसिंह मंदिर एक है, उसकी नकल है जहांगीरी महल जो है अभी वो। क्योंकि मुगलों ने ऐसे बहुत से क्षेत्रों के अंदर हमारी संस्कृति की क्या है या हमारी जो विरासत है उसकी क्या है? नकल करी है भी कहीं ना कहीं। इसीलिए मान सिंह जो ग्वालियर के शासक हैं, वहां मान मंदिर है, वो उसकी क्या मानी जाती है? जहांगीरी महल को नकल मानी जाती है। क्या मानी जाती है? नकल मानी जाती है। तो सही आंसर क्या है? जहांगीरी महल जो है वो क्या है? फतेहपुर सीकरी में नहीं है। ये कहां पर बना हुआ है? आगरा में बना हुआ है। कहां बना हुआ है? आगरा में। तो नेक्स्ट, हाँ जी चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को परास्त किया? खानवा के युद्ध में, बयाना के युद्ध में, बसवा के युद्ध में, या खंडार के युद्ध में? ये तो सबको पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। हाँ जी, सही आंसर क्या रहेगा इसका? इसका सही आंसर रहेगा बयाना का युद्ध। कौन सा युद्ध है ये? बयाना। क्योंकि खानवा का युद्ध तो 17 मार्च है, पूरा एक महीने पहले 16 फरवरी 1527 को भरतपुर के बयाना नामक स्थान पर बाबर की सेना और सांगा की सेना का क्या होता है? मुकाबला होता है। यहां बाबर की सेना का जो नेतृत्व है, किसकी सेना का? बाबर। बाबर का बहनोई था। बहनोई समझते हो? जीजा, बहन के घरवाला,
मेहंदी ख्वाजा। क्या नाम था? मेहंदी ख्वाजा। ये सेना का नेतृत्व करता है और इधर से सांगा थाई। इन दोनों के बीच में इतना भयंकर युद्ध होता है कि बाबर की सेना के यहां छक्के छूट जाते हैं। बाबर की सेना चप्पल उठाकर पुनः दौड़ने के लिए विवश हो जाती है और भागती हुई सेना, कहते हैं कि जब बाबर के पास गई और बाबर के पास जाकर रोने लग गए थे सारे के सारे। उन्होंने कहा कि राजपूत तो पागल है, वो तो ये देखते ही नहीं है कि कब मारना है, कहां मारना है, कैसे मारना है। हम इन योद्धाओं के सामने युद्ध नहीं कर सकते। अब बाबर को पता चला कि यार मेरी सेना का तो मनोबल बिल्कुल ही डाउन हो गया है। इसीलिए बाबर ने खानवा के युद्ध से पहले अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए उसने काफी लोचे भी दिए। उनको ये लगा कि शायद यार मैं दारू ज्यादा पीता हूं तो इनको लगता होगा कि मैं बेवड़ा हूं, तो उन्होंने कहा कि साहब मैं आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा, ये बोलो। उन्होंने कहा कि साहब 2 पैक फालतू मार लेना, लेकिन हम खानवा के युद्ध के लिए तैयार नहीं है, मतलब सांगा के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब उसे लगा कि यार इनके ऊपर एक कर लगा हुआ था तमका नाम का, कि वो तमका नाम का कर है, मैं वो हटा दूंगा, आप युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन बाबर की सेना ने कहा कि हम आपको डबल कर दे देंगे, लेकिन राजपूतों से हम युद्ध नहीं करेंगे। तो आखिर में बाबर सब कुछ आजमाने के बाद में लास्ट में उसने एक ऐसा हथियार आजमाया जिसकी बदौलत ये कहते हैं कि उसकी सेना लड़ने के लिए क्या हो गई थी, तैयार हो गई थी, और वो था जिहाद, अर्थात धर्म युद्ध। जिहाद का नारा दिया गया था कि हम धर्म के लिए लड़ेंगे। तब उनकी सेना खानवा के युद्ध के लिए क्या है, तैयार होती है। किसकी सेना? बाबर की सेना। किससे लड़ने के लिए? सांगा के साथ लड़ने के लिए। तो 17 मार्च 1527 ये भी खानवा भी भरतपुर वाली लाइन जो क्षेत्र है उसी पे ही भूमि पर ही लड़ा गया था। तो लेकिन 16 फरवरी 1527 को जो युद्ध होता है वो कौन सा है? बयाना का युद्ध है। कौन सा युद्ध है? बयाना का युद्ध है। याद रहेगा। 2 नंबर आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट 9 नंबर। 9 नंबर युद्ध क्या कहता है? काबुल में अकबर के विरुद्ध विद्रोह को किसने 1585 में सफलतापूर्वक दबाया? काबुल अफगानिस्तान की ओर। तो राय सिंह, मिर्जा कोका, भारमल या मान सिंह। तो हमने देखा कि राजपूत जो थे हमारे राजस्थान से, उनमें सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला आमेर के थे राजा सारे के सारे। कौन से राजा थे? आमेर के राजा। तो मान सिंह जो है ना, इसी मान सिंह के द्वारा ही काबुल के विद्रोह का क्या किया गया था? दमन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मान सिंह। 1581 में काबुल में मिर्जा हाकिम, क्या नाम है? मिर्जा हाकिम। मिर्जा हाकिम के द्वारा यहां विद्रोह कर दिया गया था। सर कहां? काबुल में। तो इस मिर्जा हाकिम को या मिर्जा हाकिम के विद्रोह को दबाने के लिए अकबर के द्वारा मान सिंह की क्या होती है? नियुक्ति होती है काबुल अभियान के लिए। और मान सिंह वहां जाता है, मिर्जा हाकिम को मारता है और काबुल पर क्या कर लेता है? अपना अधिकार कर लेता है। तो इस तरह से याद रहे कि मान सिंह जो है वो काबुल अभियान पर भी जाएगा, बंगाल अभियान पर भी, सॉरी बिहार अभियान के लिए भी जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी हमने शायद एक जगह कहीं पढ़ा था कि मान सिंह जो है वो किस परगने का या किस क्षेत्र में उसकी नियुक्ति नहीं हुई थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था वो वहां पे। तो याद रहे काबुल भी है और बिहार, इन दोनों क्षेत्रों के अंदर मान सिंह की क्या होती है? नियुक्ति होती है। तो मिर्जा हाकिम को पराजित किया और इसे मार गिराया, और काबुल पर मान सिंह क्या है? कुछ समय के लिए वहां शासन करेगा भी वहां पे। ठीक है भी। तो याद रहेगा मान सिंह क्या है? मान सिंह। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनिए। ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत रिपीट होते हैं भी। पहले तो 1-2 देखने को मिलते थे, आजकल तो ये 4-5 देखने को मिलते हैं। मीर बख्शी मुगल सैन्य विभाग का अध्यक्ष था। मीर बख्शी खुफिया और सूचना एजेंसियों के प्रमुख भी थे। दोनों ए और बी सत्य हैं। ए सत्य है लेकिन बी असत्य है। ए असत्य है लेकिन बी सत्य है। दोनों ए और बी असत्य है। तो सही क्या रहेगा अभी इसका आंसर? इसका सही आंसर है 1 नंबर। ए और बी दोनों के दोनों ही क्या है? सही है। क्योंकि मीर बख्शी जो है ना वो मुगल सैन्य विभाग का क्या था? अध्यक्ष था अभी। और मीर बख्शी खुफिया और सूचना एजेंसियों के भी क्या थे? प्रमुख थे।
और एक बात और ध्यान रखना भी यहां पर, हॉकिंस ने मीर बख्शी को लेफ्टिनेंट जनरल की संज्ञा दी है। क्या कहा है इन्हें? लेफ्टिनेंट जनरल कहा है। तो कल को कोई क्वेश्चन सीधा सिंपल सा ही पूछ ले कि किसके द्वारा मुगल सेना के मीर बख्शी को लेफ्टिनेंट जनरल की संज्ञा दी गई थी, तो हॉकिंस के द्वारा। किनके द्वारा दी गई थी? हॉकिंस के द्वारा दी गई थी। तो याद रहेगा भी। हाँ जी, तो ए और बी दोनों ही क्या है इसमें? सही है भी। चलिए भी अगला क्वेश्चन। हाँ जी, 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन के नाम से जाना जाता है? हाँ जी, हमनौर का युद्ध, गोकुंदा का युद्ध, दिवेर का युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध? बताइए भी सही आंसर क्या रहेगा इसका? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध जो है वो मेवाड़ का मैराथन कहलाता है, क्योंकि दिवेर का जो युद्ध है ना, ये महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह और मुगल सेना के बीच में होता है भी। और इस युद्ध में अमर सिंह क्या प्रतापित एक शासक के रूप में प्रदर्शन करता है कि हमारे पॉलिटिकल एजेंट कह दो या हमारे जो राजस्थान के इतिहास के जनक के रूप में हम जिनको पढ़ते हैं टोड, तो टोड ने ही कहा था कि दिवेर का जो युद्ध है वो क्या है? मेवाड़ का मैराथन का युद्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? मैराथन का युद्ध। तो 1582 में अमर सिंह और मुगल सेना के बीच लड़ा गया युद्ध जो है वो कौन सा है? मेवाड़ का मैराथन, जिसे हम दिवेर के युद्ध से भी या दिवेर के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और मैराथन की जो संज्ञा दी थी वो किसने दी थी? टोड ने। मैराथन की संज्ञा किसने दी थी? कर्नल जेम्स टोड ने दी थी भी इसे। तो याद रहेगा। सही आंसर क्या है? तीसरा। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए, फारस के किस शासक ने 1622 में जहांगीर से कंधार को जीत लिया था? पहला ही प्रश्न वापस रिपीट करके पूछा हुआ प्रश्न है यही एग्जाम में कि फारस के किस शासक ने 1622 में जहांगीर से कंधार को जीत लिया था? शाह इस्माइल, शाह तामास मस्त, शाह अब्बास या शाह अहमद? हाँ जी, बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, शाह अब्बास जो है इसने जहांगीर से कंधार को क्या है? छीना था। कब? 1622 में। अब दो चीजें तो रिपीट हो गई हैं। एक बार तो ये कि मुगलों के हाथों से कंधार कब निकला, तो हमने बताया कि किस मुगल शासक के समकालीन पूछी थी, तो जहांगीर। 1622 में जहांगीर से कंधार को किसने छीना? शाह अब्बास। हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये पूछ ले कि कंधार जो है वो मुगलों के हाथों से कब निकला, 1622, 1623, 1624, 1625। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि 1622 में मुगलों के हाथों से कंधार को फारस के शासक शाह अब्बास के द्वारा क्या कर लिया गया था? जीत लिया गया था भी। याद रहेगा। हाँ जी, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? शाह अब्बास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनिए भी। वही बात, दोनों कथन पढ़ने हैं और हमें बताने हैं। दास्तान ए अमीर हमजा ग्रंथ में 360 कहानियां व 2400 चित्र हैं। दास्तान ए अमीर हमजा पर फारसी शैली का प्रभाव है। दोनों ए और बी सत्य हैं। ए सत्य है, बी असत्य है। ए असत्य है, बी सत्य है। दोनों ए और बी क्या है? असत्य है। हाँ जी, बताइए। तो इसमें सही जो है वो ये है कि 3 नंबर जो है ना ये काम करेगा भी। एक जो कथन है वो असत्य है और बी जो है वो क्या है? सही है, क्योंकि इस ग्रंथ के ऊपर फारसी शैली का क्या है? प्रभाव है भी। क्योंकि दास्तान ए अमीर हमजा जो है ना ये मीर सैयद अली की क्या है? एक रचना है, जिसमें पक्षियों के और के क्या है? चित्र है। इसमें कुछ चित्र अब्बू समद के भी हैं, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ना सैयद अहमद इनके द्वारा बनाया लिखा हुआ ग्रंथ है भी ये। और इसमें कुछ चित्र जो है ना वो किनके हैं? अब्दू समद के भी हैं। किसके हैं? अब्दू समद के भी बताए जाते हैं भी इसमें। और ये हुमायूं के दिमाग की क्या बताई जाती है? उपज बताई जाती है। और
इस ग्रंथ का निर्माण जो है वो हुमायूं के समय ही शुरू किया गया था, लेकिन यह ग्रंथ जो पूर्ण है वो अकबर के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? अकबर के समय में हुआ था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी नाम का एक ग्रंथ था, लेखक है, उनके ग्रंथ के माध्यम से हमें इस बात की क्या है जानकारी मिलती है भी। तो सही आंसर क्या है? ए असत्य है और बी क्या है इसमें सत्य है। तो दास्तान ए अमीर हमजा जो है वो सैयद अहमद की क्या है रचना मानी जाती है, और इसमें चित्र हैं पक्षियों के और उनके, और इनमें से कुछ चित्र किसके हैं? अब्दुल समद के भी माने जाते हैं भी। ठीक है भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाँ जी 14 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, निम्न में से ये 1850 है भी, ये गलत है लिखा गया यहां पर, ये 1580 है। क्या है? 1580 है भी यहां पर। निम्न में से 1580 में फतेहपुर सीकरी में आने वाले त्रिसदस्यीय जेसुएट शिष्टमंडल का सदस्य नहीं था। तो हम कहें कि 1580 में भारत पर जो मुगल शासक था वो कौन? अकबर। तो अकबर के दरबार में जो त्रिसदस्यीय शिष्टमंडल जो आया ईसाइयों का, वो 3 सदस्य कौन कौन से थे? इनमें से एक सदस्य वो है जो इसमें शामिल नहीं था। तो पहला है फादर रुडोल्फ एक्वाविवा, फादर एंटोनी डी मॉन्सरेट, फादर जूलियन परेरा, फादर फ्रांसिस हेनरिक्स। हाँ जी, बताइए सही आंसर इसमें। इसका जो सही आंसर है वो है फादर जूलियन परेरा। ये जो है ना, ये इस शिष्टमंडल में क्या है शामिल नहीं थे, क्योंकि ये शिष्टमंडल फादर रुडोल्फ एक्वाविवा के नेतृत्व में ये भारत आया, और अकबर के दरबार में जब ये 30 सदस्यीय जेसुएट मिशन का जो एक दल है जब आया था, तो ये 3 सदस्य थे उसके, फादर एंटोनी डी मॉन्सरेट, फादर फ्रांसिस हेनरिक्स और फादर रुडोल्फ एक्वाविवा। ये जो परेरा है ये इस शिष्टमंडल का क्या नहीं था? सदस्य नहीं था। तो याद रहेगा परेरा क्या है? इसका सदस्य नहीं है। तो सही आंसर क्या है इसका? 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी। अब मोरलैंड के विवरण के अनुसार सूची 1 का सूची 2 से क्या है मिलान करना है। एक साइड हमें क्षेत्र दिए गए हैं, दूसरे साइड उनके उद्योगों के बारे में बताया गया है। गुजरात, कालीकट, हुगली और मुसलीपट्टनम। सूती वस्त्र, कपड़ा उद्योग, मिर्च, शक्कर चावल और कैलिको। हाँ जी, तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा गुजरात जो है ना वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए ही क्या था? फेमस था। याद रहेगा। कालीकट काली मिर्चों के लिए है, मिर्च काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध था। हुगली शक्कर और चावल के लिए प्रसिद्ध था, और मुसलीपट्टनम कैलिको के लिए क्या है? प्रसिद्ध माना जाता है भी इनको। तो याद रहेगा अभी। तो सही आंसर क्या है? 1 2 3 4, अर्थात ए का 1 नंबर, बी का 2 नंबर, सी का 3 नंबर और डी का 4 नंबर। तो सही आंसर 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भी, सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 1 2 3 4। क्यों? ए बी सी डी वो कूट मिलान था भी, तो 1 2 3 4। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन। बाग ए नीलोफर का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? बाग ए नीलोफर बगीचा है भी, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या बाबर? हाँ जी, बताइए सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर है बाबर। किसके द्वारा बनाया गया था ये? बाबर। क्योंकि बाग लगाने की पद्धति या हम कहें कि बाग लगाने की जो एक बहुत ज्यादा जो लालसा थी वो बाबर में ही थी। तो बाबर ने ही ये बाग लगवाया था, ये बाग का निर्माण करवाया था। कौन सा? बाग ए नीलोफर। ये कहां बना हुआ है? धौलपुर में। कहां है? धौलपुर में। क्योंकि बाबर के द्वारा ही आगरा में भी एक बाग लगवाया था, जिसे नूर ए अफगान के नाम से हम पढ़ते हैं। नूर ए अफगान के नाम से हम पढ़ते हैं। ये कहां है? आगरा के अंदर है। और इस बाग का भी निर्माण किसने करवाया था? तो बाबर ने करवाया था। किसने करवाया था? बाबर ने करवाया था। तो याद रहेगा बाग ए नीलोफर जो है इसका निर्माण किसने करवाया? बाबर ने करवाया। हाँ जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 17 नंबर। किस मुगल बादशाह ने किस मुगल बादशाह ने
वकील का पद शक्तिहीन बना दिया, वकील का पद ही खत्म कर दिया, या हम कहें कि वकील के पद को कमजोर कर दिया, ये काम किस मुगल शासक ने किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है भी, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। तो वकील के पद को शक्तिहीन या कमजोर बनाने का जो काम है वो अकबर ने किया, क्योंकि पहले वकील कह दो या वजीर कह दो, ये पद बहुत पावरफुल था। अभी अकबर के समय में बहराम खान जो है वो इस पद का क्या था, प्रयोग कर रहा था और बहुत ज्यादा उसके पास प्रभावशाली व्यक्तित्व था भी उसके अंदर। इसीलिए बहराम खान के प्रभुत्व को खत्म करने के लिए वकील के पद को क्या है, खत्म किया गया, या वकील के पद को कमजोर करते हुए एक नए पद का सृजन करता है और वो पद था दीवान, जो भू राजस्व का क्या था, प्रधान अधिकारी था, या भू राजस्व विभाग का क्या था, अध्यक्ष था। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अकबर के द्वारा वकील के पद को शक्तिहीन करते हुए दीवान के पद को क्या है, क्रिएट किया गया, या दीवान का पद एक नया सर्जित किया गया था भी। तो याद रहे कि किस मुगल बादशाह ने वकील का पद शक्तिहीन किया, तो अकबर ने किया था। किसने? अकबर ने किया था भी ये। हाँ जी, नेक्स्ट 18 नंबर। चलिए, किसको जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि दी थी भी? नादिर उल असर, अब्दुल फजल को, अब्दुल समद को, अकारिजा को, या उस्ताद मंसूर को? बताइए भी। इसका जो सही आंसर है वो है उस्ताद मंसूर। कौन है? उस्ताद मंसूर। ये पक्षी और चित्र बनाने, फूल के चित्र बनाने में क्या था, निपुण था। ये जहांगीर के द्वारा इसे इस उपाधि से क्या है, नवाजा गया था भी। तो याद रहेगा किसे दी गई थी, उस्ताद मंसूर को दी गई थी। ठीक है भी, बंगाल का अनोखा फूल या साइबेरिया के सारस का जो दुर्लभ चित्र है, ये सब चीजें हमें पढ़ने को मिलती है भी। हाँ जी, नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन। हबीब अल सियार किसने लिखी? हबीब अल सियार, मिर्जा हैदर दुगलत, जुतुद्दीन ख्वाजा, मोहम्मद खान दमीर, या हुसैन मिर्जा? बताइए भी, इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर जो है वो है मोहम्मद खान दमीर के द्वारा हबीब उल सियार लिखी गई थी भी। ठीक है भी, ये हुमायूं के समय की बात है भी। ठीक है, तो ये हबीब उल सियार जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? मोहम्मद खान दमीर के द्वारा लिखी गई थी भी। ये इनकी क्या है, कृति मानी जाती है भी। हाँ जी, नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अकबर की विजयों के बारे में तिथि कर्मा के अनुसार कौन सा सही है? ये हमें 4 क्षेत्र दिए गए हैं, क्रमबद्ध तरीके से बताना है कि कौन सा सबसे पहले जीता गया और कौन सा सबसे अंतिम में जीता गया, उनका क्रम बताना है, 1 2 3 4 के नाम। पहला मेड़ता, चुनार, रणथंबोर, कालिंजर। दूसरा चुनार, मेड़ता, रणथंबोर, कालिंजर। तीसरा रणथंबोर, चुनार, कालिंजर, मेड़ता। और चौथा कालिंजर, चुनार, रणथंबोर, मेड़ता। हाँ जी, बताइए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है भी ये क्वेश्चन भी, क्योंकि यहां से हमें उन 4 क्षेत्रों के बारे में पता चलेगा कि अकबर ने कब कब जीते उनको। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम उन चारों को वैसे ही सिंपली क्वेश्चन के रूप में पुट कर लिया जाए, इसलिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण रहते हैं भी। तो बताइए भी इसका सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 नंबर, क्योंकि अकबर के द्वारा चुनार जो है ये 1562 में जीता था भी। सर मेड़ता को जीता था 1564 में। तो सर रणथंबोर जो है उसको जीता गया था 1569 में। तो सर कालिंजर बता देंगे भी, जहां 3 बताए हैं 1569। तो ये क्रम इनका क्या है, सही माना जाता है, चुनार, मेड़ता, रणथंबोर, कालिंजर। चुनार, मेड़ता, कालिंजर, रणथंबोर, याद रहेगा। 2 नंबर इसका क्या है, सही है भी। हाँ जी, नेक्स्ट 21 नंबर। निम्न में से कौन सा युग्मक सुमेलित नहीं है? अर्थात
कौन सा अंग्रेज अधिकारी किसके दरबार में आया, हमें यह बताना है। जहांगीर, विलियम हॉकिंस, अकबर, अकबर है भैया, अकबर, थॉमस रो, शाहजहां, ट्रेवेनियर, औरंगजेब, मनुची। तो इसका जो सही आंसर है वो अकबर ही है भी, क्योंकि जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस भी आया था, शाहजहां के दरबार में ट्रेवेनियर भी आया था, और औरंगजेब के दरबार में मनुची भी आता है, ये सही है। लेकिन अकबर के दरबार में टॉमस रो नहीं है। टॉमस रो जो है ना, ये जहांगीर के दरबार में ही है। 1615 के आसपास यह अजमेर के किले में जहांगीर से क्या है, मुलाकात करता है, और ये अपने ग्रंथ में इस बात की हमें क्या है, जानकारी देता है। कौन? टॉमस रो। तो टॉमस रो है जो किसके समकालीन है? जहांगीर के, क्योंकि अकबर के समय में तो फिंच नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, वो भारत आया था भी उस समय में। तो सही आंसर क्या है? 2 नंबर रहेगा भी इसका। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर, निम्न में से किस इमारत में पिटरा ड्यूरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया है? बुलंद दरवाजा, हुमायूं का मकबरा, एतमाउद्दौला का मकबरा, या पंचमहल? बताइए भी, एग्जाम की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है भी। अगर मुगलों के स्थापत्य कला की अगर बात करते हैं तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है भी उसके दौरान यहां से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एतमाउद्दौला का मकबरा, क्योंकि जहांगीर की पत्नी थी भी, जिसे हम इतिहास में नूरजहां के नाम से पढ़ते हैं। नूरजहां के पिता ग्यास बेग और असमत बेगम इनकी माता। तो नूरजहां ने अपने पिता की याद में इस मकबरे का क्या है, निर्माण करवाती है। मकबरे का क्या करवाती है? निर्माण करवाती है। कौन? नूरजहां, जिसमें पहली बार पीटर ड्यूरा का क्या है, प्रयोग होता है। और मुगल काल की यह प्रथम इमारत मानी जाती है जो संपूर्ण संगमरमर के पत्थर से क्या है, बनी हुई है। वैसे हम हुमायूं के मकबरे की भी बात करते हैं, लेकिन कुछ जगह है एतमाउद्दौला का मकबरा जो है वो पूर्णतः संगमरमर से निर्मित पहली इमारत मानते हैं भी यहां पर। तो याद रहे, जहांगीर की पत्नी नूरजहां, जिसके द्वारा इस मकबरे का निर्माण करवाया गया था यहां से। याद रहेगा भी। हाँ जी, तो एतमाउद्दौला का मकबरा। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर, मुगल कालीन चित्रकार जो शिकार के चित्र बनाने में निपुण था। हाँ जी, मनोहर, बिशनदास, मंसूर, मोहम्मद नादिर। मुगल काल से ये जो चित्रकार हैं, इनके ऊपर प्रश्न लगभग लगभग एग्जाम के अंदर पूछा जाता है भी, इसलिए इनको अच्छे से ध्यान रखें भी हर चीज के बारे में इनके। तो शिकार के चित्र बनाने में जो निपुण था वो कौन था मुगल कालीन? तो वो था मनोहर। कौन है? मनोहर था भी, क्योंकि अकबर के समय में बसावन जो था, उसी बसावन का पुत्र है कौन? मनोहर, जो जहांगीर के समकालीन है। ये और याद रखना, मनोहर जो है ना, ये जहांगीर के समय का है भी। ये किसके समय का है? जहांगीर के समय का है। और ये शिकार के चित्र बनाता था भी, ठीक है ना। तो शिकार चित्र बनाने में निपुण था वो कौन था? मनोहर था। और किसके समकालीन था ये? जहांगीर के समकालीन था। किसके? जहांगीर के समकालीन। हाँ जी, 24 नंबर क्वेश्चन। चलिए, निम्न में से कौन सा शहर मुगल काल में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र नहीं था? नहीं पे ध्यान रखें भी हम। आगरा, बुरहानपुर, लाहौर, गोलकुंडा। हाँ जी, बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है गोलकुंडा। गोलकुंडा जो है ना, ये व्यापारिक केंद्र नहीं था अभी मुगल काल के अंदर। बाकी तीनों के तीनों क्या है? व्यापारिक केंद्र थे, व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे भी अपने आप में। लेकिन गोलकुंडा व्यापारिक दृष्टि से बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं माना जा रहा था उस समय में। तो जो सही आंसर है वो क्या है? गोलकुंडा रहेगा। क्या रहेगा? गोलकुंडा रहेगा अभी इसका। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, बदायूनी के अनुसार अकबर ने जजिया किस वर्ष समाप्त किया था? बदायूनी के अनुसार 1579, 1580, 1564 और 1575। बताइए सही, क्योंकि अगर हम
सीधी बात करें तो अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। कब किया था? 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि बदायूनी के अनुसार कब समाप्त किया गया जजिया कर? तो सही आंसर है 1579। सही आंसर क्या रहेगा? 1579 रहेगा। तो याद रहे दोस्तों कि मुगल काल में अगर सीधा पूछ लिया जाए कि जजिया कर समाप्त किया गया था, धार्मिक कर जो था वो 1564 है, लेकिन बदायूनी के नाम देकर पूछा जाए तो फिर 1579 रहेगा। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या माना जाएगा? 1579। एक नंबर जो आंसर है वो क्या है? बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए। हाँ जी, नेक्स्ट। अच्छा, चलिए 25 क्वेश्चन रहे अभी आज। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि ये प्रश्नोत्तरी आपको कैसे लगी। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।